नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जब गंगोत्री से गंगा की पहली पतली धारा निकलती है, तब वह केवल पानी नहीं होती, वह भारत की स्मृति होती है। वह सभ्यता का प्रवाह होती है। वह आस्था, संघर्ष, संस्कृति और समय का संगम होती है। वही धारा जब मैदानों को पार करती हुई प्रयाग, काशी, पटना और कोलकाता से गुजरकर गंगा सागर में समाती है, तब वह केवल नदी नहीं रहती, बल्कि भारत की सामूहिक चेतना बन जाती। भारतीय राजनीति में भी पिछले 7 दशकों में कुछ ऐसा ही घटित हुआ है। एक वैचारिक धारा जिसे कभी सीमित, कट्टर, प्रक्रियावादी और हाशिए की राजनीति कहा गया था, वह आज गंगोत्री से गंगा सागर तक फैले एक विशाल राजनीतिक कॉरिडोर में बदलती दिखाई देती है। भाजपा इसे नेशन फर्स्ट की राजनीति कहती है, उसके विरोधी इसे सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण की परियोजना बताते हैं। लेकिन यह तय है कि भारतीय राजनीति का भूगोल बदल चुका है और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अब भगवा कॉरिडोर बन चुका है। इस कहानी की शुरुआत किसी चुनावी मंच से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है विभाजन के बाद के उस भारत से जो अपनी पहचान खोज रहा था। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उस समय कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का पर्याय थी। नेहरू का करिश्मा, समाजवाद की चमक और धर्मनिरपेक्षता का नया विमर्श पूरे देश पर छाया हुआ था। जनसंघ उस विशाल राजनीतिक परिदृश्य में एक छोटी आवाज था। उसके पास न सत्ता थी, न संसाधन, न मीडिया का प्रभाव, लेकिन उसके पास एक विचार था, राष्ट्र पहले। संघ की शाखाओं में उस दौर में जो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देते थे, वे थे राष्ट्र पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक चेतना, चरित्र निर्माण, एकात्म मानववाद। दूसरी ओर बंगाल, केरल और विश्वविद्यालयों के बौद्धिक गलियारों में वामपंथी शब्दावली गूंज रही थी। क्रांति, श्रमिक वर्ग, जनसंघर्ष, फांसीवाद विरोध, समानता। भारत का राजनीतिक मानस दो वैचारिक धाराओं के बीच आकार ले रहा था। एक ओर वर्ग संघर्ष की राजनीति थी, दूसरी ओर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा। विडंबना यह थी कि जनसंघ का बीज जिस बंगाल की धरती से निकला, उसी बंगाल में उसकी वैचारिक यात्रा सबसे कठिन रही। बंगाल में कामरेडों की लाल सलामी गूंजती थी। कॉलेजों में मार्क्स, लेनिन और चे गुवेरा की तस्वीरें दीवारों पर दिखती थी। जनसंघ को दक्षिणपंथी प्रक्रिया कहकर खारिज किया जाता था, लेकिन संघ के प्रचारक चुपचाप गांवों, कस्बों और छोटे नगरों में शाखाएं लगाते रहे। उनके पास तात्कालिक जीत का अधैर्य नहीं था, वे पीढ़ियों में सोच रहे थे। संघ की सबसे बड़ी ताकत यही थी, दीर्घकालिक धैर्य। जहां बाकी दल चुनावी चक्र में सोचते थे, संघ सामाजिक चक्र में सोचता था। शाखाओं में बच्चे तैयार किए गए, स्वयं सेवकों को सेवा, अनुशासन और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया। बाढ़ हो, दंगा हो, युद्ध हो या आपदा, संघ के कार्यकर्ता जमीन पर दिखने लगे। यह राजनीति कम और सामाजिक उपस्थिति अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे यही उपस्थिति राजनीतिक पूंजी में बदलने लगी। 1960 और 70 के दशक में जनसंघ उत्तर भारत के नगरों में अपनी जगह बनाने लगा। फिर आया आपातकाल। संघ ने खुद को लोकतंत्र के रक्षक की तरह प्रस्तुत किया। जेल गए स्वयंसेवकों की कहानियां गढ़ी गई। कांग्रेस विरोध की जमीन तैयार हुई, जनता पार्टी बनी, टूटी और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। शुरुआत में भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद का रास्ता चुना, लेकिन जल्द ही पार्टी को समझ में आ गया कि कांग्रेस की भाषा बोलकर कांग्रेस को नहीं हराया जा सकता। यहीं से भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपना अस्थायी आधार बना लिया। और फिर आया वह क्षण जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, राम मंदिर आंदोलन। राम जन्मभूमि मूवमेंट ने भाजपा को केवल वोट नहीं दिए, उसने भावनात्मक ऊर्जा दी। जय श्री राम धार्मिक उद्घोष से राजनीतिक नारे में बदल गया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने उत्तर भारत के मानस को बदल दिया। भाजपा ने समझ लिया कि भारत में राजनीति केवल विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था से नहीं चलती, यहाँ आस्था, अस्मिता और ऐतिहासिक स्मृतियां भी वोट में बदलती है। उसी समय मंडल राजनीति ने जातीय पहचान को उभारा। भाजपा ने उसके जवाब में हिंदू पहचान को व्यापक राजनीतिक छतरी की तरह इस्तेमाल किया। यही वह दौर था जब नेशन फर्स्ट की अवधारणा धीरे धीरे हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद प्लस सांस्कृतिक गौरव के मिश्रण में बदलने लगी। लेकिन असली परिवर्तन 2014 के बाद आया। नरेंद्र मोदी ने भाजपा को केवल पार्टी नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे एक संगठित राजनीतिक मशीनरी में बदल दिया। मोदी के दौर में संघ की वैचारिक तपस्या, भाजपा का संगठन, आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाएं, मीडिया प्रबंधन और चुनावी विज्ञान सब एक साथ जुड़ गए। यहीं से मोदी मैजिक का वास्तविक निर्माण हुआ। यह मैजिक केवल भाषणों का नहीं था,
यह एक सुनियोजित राजनीतिक मैनुअल था। हर बूथ पर प्रभारी, हर गांव में संपर्क, हर लाभार्थी तक सीधा संदेश, हर चुनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद से जोड़ना, हर आलोचना को राष्ट्र विरोध के नैरेटिव में बदल देना। यह केवल प्रचार नहीं था, बल्कि राजनीति का औद्योगिक मॉडल था। भाजपा ने चुनाव को विज्ञान की तरह पढ़ा। डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया युद्ध, व्हाट्सएप नेटवर्क, माइक्रो टारगेटिंग, बूथ मैनेजमेंट, धार्मिक प्रतीक, भावनात्मक नैरेटिव, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से संचालित होने लगा। संघ की शाखाओं का अनुशासन अब डिजिटल युग की तकनीक से जुड़ चुका था। और इसी दौरान भाजपा ने एक और बड़ी बात समझी, सिर्फ हिंदुत्व पर्याप्त नहीं है, गरीब तक पहुंचना जरूरी है। यहीं से लाभार्थी राजनीति शुरू हुई। उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, शौचालय, आवास योजना, इन योजनाओं ने भाजपा को गांव और गरीबों तक पहुंचा दिया। लाभार्थी वर्ग भाजपा का नया सामाजिक आधार बन गया। यही नेशन फर्स्ट का नया संस्करण तैयार हुआ। इसमें राष्ट्रवाद केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, इसमें गरीब को मुफ्त राशन भी राष्ट्रवाद बना। सेना के सम्मान से लेकर डिजिटल इंडिया तक, काशी कॉरिडोर से लेकर चंद्रयान तक, सबको राष्ट्र निर्माण की कहानी में जोड़ा गया। उत्तराखंड इस यात्रा का आध्यात्मिक प्रारंभ बना। गंगोत्री और केदारनाथ को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनाया गया। केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को मोदी ने केवल विकास परियोजना नहीं, बल्कि सभ्यतागत पुनर्स्थापन की तरह प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश इस राजनीतिक परियोजना का केंद्र बना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ने भाजपा को वैचारिक विजय का सबसे बड़ा प्रतीक दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने आस्था और विकास को एक साथ जोड़ दिया। डबल इंजन सरकार का नारा प्रशासनिक मॉडल की तरह प्रस्तुत किया गया। बिहार में भाजपा ने सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं की जमीन तैयार। झारखंड में आदिवासी पहचान के भीतर हिंदू पहचान को स्थापित करने की कोशिश हुई। और फिर आया सबसे कठिन मोर्चा, पश्चिम बंगाल। बंगाल केवल एक राज्य नहीं था, यह प्रतीक था। वही बंगाल जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिया, वही बंगाल जिसने दशकों तक वामपंथ को सत्ता दी, वही बंगाल जहां लाल सलाम राजनीतिक संस्कृति बन चुका था, और फिर वही बंगाल जहां ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष की सड़क शैली से खुद को जननेता बना लिया। ममता बनर्जी की राजनीतिक संघर्ष की राजनीति थी। चप्पल पहनकर सड़क पर उतरने वाली नेता, रेलिंग पर चढ़कर भाषण देने वाली नेता, बंगाली अस्मिता को भावनात्मक शक्ति में बदल देने वाली नेता। लेकिन भाजपा ने बंगाल में अलग रास्ता चुना। उसने बंगाल को केवल क्षेत्रीय राजनीति का विषय नहीं रहने दिया। उसने दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक अधिकार बनाया, जय श्री राम को राजनीतिक चुनौती बनाया, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और हिंदू पहचान को चुनावी विमर्श में स्थापित किया। संघ की शाखाएं गांव तक पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं की मौतों को राजनीतिक शहादत के रूप में पेश किया गया। केंद्रीय नेतृत्व ने बंगाल को राष्ट्रीय चुनावी युद्ध भूमि बना दिया। धीरे धीरे बंगाल में वह बदलाव दिखने लगा जिसकी कभी कल्पना भी कठिन थी। और इसी पूरी यात्रा में एक नया राजनीतिक भाव पैदा हुआ, मोदी ही सरकार। यह केवल नारा नहीं था, यह राजनीतिक केंद्रीकरण का नया मॉडल था। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सबके ऊपर एक केंद्रीय चेहरा स्थापित किया गया। योजनाएं सरकार की नहीं, मोदी की गारंटी कहलाने लगी। जनता को यह संदेश दिया गया कि सरकार कोई संस्था नहीं, बल्कि एक निर्णायक नेतृत्व है। यही भाजपा का नेशन फर्स्ट नैरेटिव सबसे प्रभावी हुआ। विपक्ष जहां बेरोजगारी, महंगाई और संस्थागत संकट की बात करता रहा, भाजपा हर चुनाव को राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सभ्यतागत पुनर्जागरण में बदलती रही। इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर भी बहस हुई। चुनाव आयोग की विशाल चुनावी व्यवस्थाएं, सुरक्षा बलों की तैनाती, बूथ प्रबंधन, केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता, विपक्ष ने इसे सत्ता केंद्रीकरण का हिस्सा बताया। भाजपा समर्थकों ने इन्हें लोकतंत्र की मजबूती कहा। लेकिन यह सच है कि मोदी युग में चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया नहीं रही, वे विशाल राजनीतिक अभियानों में बदल गए। आज गंगोत्री से गंगा सागर तक फैला यह भगवा कॉरिडोर केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, यह उस वैचारिक धारा का विस्तार है जिसने शाखाओं से निकलकर संसद तक और पुस्तिकाओं से निकलकर डिजिटल स्क्रीन तक अपनी जगह बना ली है। संघ इसे राष्ट्र चेतना का पुनर्जागरण कहता है, वामपंथी से राजनीतिक ध्रुवीकरण कहते हैं, उदारवादी इसे संस्थागत केंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन जनता के बड़े हिस्से के बीच यह स्थिर नेतृत्व और मजबूत राष्ट्र की भावना बन चुका है। और शायद यही भाजपा की सबसे बड़ी सफलता है। उसने राजनीति को केवल सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं रहने दिया, उसने उसे भावनात्मक राष्ट्र कथा में बदल दिया। गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती गंगा की तरह यह राजनीतिक धारा भी अब रुकती नहीं दिखाई देती। उसके किनारों पर नए मंदिर बन रहे हैं, नए कॉरिडोर बन रहे हैं, नए राजनीतिक प्रतीक गढ़े जा रहे हैं।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बोया गया बीज अब विशाल वृक्ष बन चुका है। संघ की शाखाओं से निकला विचार अब डिजिटल युद्ध कक्षों तक पहुंच चुका है। कामरेडों की लाल दीवारों के बीच भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की सड़क शैली के सामने मोदी का केंद्रीकृत राष्ट्रवाद खड़ा है और भारत की राजनीति गंगा की धारा की तरह अपने अगले मोड़ की ओर बढ़ती चली जा रही। अगर आपको लगता है कि मोदी हैं तो भरोसा है जनता की अपनी एक शैली का सीधा जीतता जागता चुनाव में उसके योगदान से समझाने का तरीका है तो सब कुछ जायज है। मोदी हैं तो मुमकिन है। इस जीत पर अगर आपको लगता है कि भाजपा ने जनसंघ के उस वैचारिक पहलू को आज मूर्त रूप दिया है जिसे उसके प्रणेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी बंगाल से सोचा था। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।